डॉक्टर संदीप गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, फोर्टिस हॉस्पिटल, जयपुर। आज हम बात करेंगे किडनी फेलियर के बारे में। तो किडनी फेलियर बेसिकली दो तरह से होता है। एक टेम्परेरी किडनी फेलियर जिसको हम एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं, और एक क्रॉनिक रीनल फेलियर जिसको CKD कहा जाता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। उसको आप मेनली परमानेंट किडनी फेलियर बोल सकते हैं। एक्यूट किडनी इंजरी होती है कुछ ऐसी वजह से जिसमें कि किडनी की रिकवरी हो जाती है विद ट्रीटमेंट, और किडनी जैसे पहले काम कर रही थी बिल्कुल उसी तरह से वापस काम करती है। क्रॉनिक रीनल फेलियर या CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है वो एक बीमारी है जो कि लंबे टाइम चलती है, जो कि आम भाषा में जिसे लेमन टर्म में परमानेंट किडनी फेलियर बोलते हैं। उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5। जो स्टेज 5 है वो मेडिकल टर्म्स के हिसाब से परमानेंट किडनी फेलियर है, जब पेशेंट को अपनी किडनी काम नहीं करती है और उसे रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट देना पड़े जो उसकी नेटिव किडनीज की जगह काम करे। इस स्टेज को हम CKD 5 या ESRD, एंड स्टेज रीनल डिजीज बोलते हैं। अब बात ये आती है कि किडनी फेलियर अगर हो गया है तो उसके हमें पता कैसे चलेगा, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। किडनी फेलियर बहुत ही नॉन स्पेसिफिक बीमारी है, इसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं। जैसे हार्ट में अगर प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट को चेस्ट में, छाती में दर्द होता है, स्वेटिंग होती है, घबराहट होती है, सांस नहीं आता है। लेकिन किडनी फेलियर के केस में सारे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे भूख नहीं लगना, खाने का मन नहीं करना, नींद ठीक से नहीं आना, शरीर पे खुजली होना, थकान रहना, किसी किसी केस में यूरिन की मात्रा में कमी आ जाती है। लेट केसेस में पैरों पे सूजन, सांस फूलना, आँखों के नीचे सूजन, ये सब सिम्टम्स आते हैं। पर ये सब सिम्टम्स तब अपीयर होते हैं जब एटलीस्ट किडनी आपकी 50% काम करना बंद कर देती है। जब तक किडनी 50% तब काम कर रही है तब तक पेशेंट को कोई भी शारीरिक लक्षण नहीं आता है। यही किडनी फेलियर की एक अच्छी बात है कि हमारे पास, हमारे शरीर में भगवान ने इतना रिजर्व दिया है कि 50% तक किडनी फेल होती है तो हमारा शरीर अच्छे तरीके से चल सकता है। और यही एक ख़राब बात है कि जब तक 50% फेल नहीं हो जाती हम उसका इलाज नहीं करवाते हैं, क्योंकि हमें कोई शारीरिक परेशानी नहीं होती है। अब बात ये आती है कि हम किडनी फेलियर को डायग्नोस कैसे करें। मान लीजिए आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ लक्षण हैं, तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपका चेकअप करेगा, आपको एग्जामिनेशन करेगा, कुछ टेस्ट कराएंगे। लेकिन किडनी फेलियर को डिटेक्ट करने का, डायग्नोस करने का एकमात्र तरीका है टेस्ट करवाने से। और ये टेस्ट बहुत ही सिंपल है। सिंपल ब्लड का टेस्ट है जिसे हम सीरम क्रिएटिनिन कहते हैं। उस टेस्ट को अगर आप करवाते हैं तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपकी किडनी कितना काम कर रही है। अगर इस रिपोर्ट में प्रॉब्लम आती है तो फिर हम कुछ आगे टेस्ट लिखते हैं। यूरिन के टेस्ट हैं, पेट का, किडनी का अल्ट्रासाउंड होता है, कुछ ब्लड के और टेस्ट हैं, और फिर उसको कारणों को जांच करने के लिए, जानने के लिए हम और टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन एक ये टेस्ट बेसिक टेस्ट है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी किडनी ठीक है या नहीं है। अब इसमें एक थोड़ा सा कैच ये है कि अगर किसी व्यक्ति की 2 किडनियां हैं और उनमें से एक किडनी पूरी काम कर रही है और दूसरी किडनी बिल्कुल ख़राब है, तो भी ये टेस्ट आपका नॉर्मल आ सकता है। उस सिचुएशन में रहता ये है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और आप बाकी टेस्ट करवा के ये पता करें कि आपकी दोनों किडनी ठीक काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, क्योंकि अगर एक किडनी भी ठीक है तो भी आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। किडनी फेलियर किस एज ग्रुप को अफेक्ट करता है? नॉर्मली हम ये मानते हैं कि वर्ल्ड ओवर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये किडनी फेलियर का मुख्य कारण है। वर्ल्ड ओवर डायबिटीज़ नंबर 1 कॉज है जिसकी वजह से किडनी फेल होती है। लेकिन अब डायबिटीज़ का इंसिडेंस भी बढ़ता जा रहा है, कम एज पे डायबिटीज़ होती जा रही है। फास्ट फूड और लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से डायबिटीज़ कंट्रोल अच्छा नहीं रहता है। 8-10 साल तक अगर किसी को डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहती है तो धीरे धीरे उसकी किडनी पे असर पड़ता है और वो किडनी धीरे धीरे फेलियर की तरफ जाती है। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर यूजुअली मिडिल एज के बाद अफेक्ट करते हैं, तो किडनी फेलियर का भी पीक एज मिडिल एज के बाद ही होता है। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो यंग एज में या बच्चों में किडनी फेलियर हो जाता है। बच्चों में अगर कुछ कॉन्जेनाइटल एनोमली है, कॉन्जेनाइटल मतलब बाय बर्थ उनका किडनी का फॉर्मेशन ठीक से नहीं हुआ है, या यूरिन का जो ट्रैक्ट है उसके फ्लो में कहीं रुकावट है, तो बाय बर्थ ही उनको किडनी की प्रॉब्लम होती है, जिसका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए, अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है और ऑपरेशन नहीं कराया जाए तो बच्चों की किडनी भी परमानेंटली फेल हो सकती है। उसके अलावा बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो कि जेनेटिक होती हैं, हमें हमारी फैमिली से मिलती हैं। कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं
जिनके लिए कोई कारण नहीं है, वो बस हो जाती हैं उनका, लेकिन कुछ का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कुछ का नहीं अवेलेबल है। एंड पॉइंट ये है कि किडनी अगर एक बार परमानेंटली फेल हो गई तो हमें रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ही करवाना पड़ेगा। उसके लिए हमें आर्टिफिशियल किडनी जो है, डायलिसिस है, ट्रांसप्लांट है, या और कोई मॉडलिटी हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। परमानेंटली फेल हुई किडनी को हम ठीक नहीं कर सकते। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जो है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखते हैं, आप अपने फूड हैबिट्स कंट्रोल रखते हैं, आप अपना वेट कंट्रोल करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन या तो होगा नहीं, और अगर होगा तो वो कंट्रोल में रहेगा। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ आपका कंट्रोल में रहेगा तो आपकी किडनी सेफ रहेंगी। किडनी को सेफ गार्ड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर है आपका हेल्दी लाइफस्टाइल। इसके अलावा राजस्थान में, या हम कह सकते हैं नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, स्टोन डिजीज़ बहुत कॉमन है। स्टोन डिजीज़ में हमारे देश में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि कुछ ट्रेडिशनल जो मेडिसिन्स हैं, आयुर्वेदिक हैं, होम्योपैथिक हैं, या देसी दवाइयां हैं, उनसे स्टोन कट जाता है, पिघल जाता है। एक स्पेशल टाइप का स्टोन होता है, उसको छोड़ करके ऐसी कोई दवाई नहीं है जो स्टोन को पिघला सके या काट सके। लेकिन वो स्पेशल टाइप का स्टोन बहुत कम लोगों में, शायद लेस देन 2% लोगों में वो स्टोन होता है। बाकी 98% लोगों को इस तरह की पथरी होती है जिसके ऊपर दवाइयों का असर नहीं होता है। तो अगर आपकी पथरी बड़ी है और वो रुकावट कर रही है, आपको लगातार दर्द रह रहा है, सिम्टम हो रहा है, तो आप उस पथरी का ऑपरेशन करवाएं। आजकल मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक है जिसमें चीराफाड़ी नहीं होती है, बिना चीराफाड़ी के, बिना तकलीफ के पथरी निकल जाती है और आप अपनी किडनी को सेफ गार्ड कर सकते हैं। इस एरिया में हम ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखते हैं जो अपनी बीमारी को इग्नोर करके और अपने किडनी फेलियर के साथ हमें प्रेजेंट करते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली किसी पेशेंट की किडनी परमानेंटली फेल हो जाती है, तब हमारे पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? अब किडनी फेल हो गई है तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक है डायलिसिस और दूसरा है ट्रांसप्लांट। डायलिसिस मुख्यतः 2 तरह से होता है, एक हीमोडायलिसिस जो खून वाला डायलिसिस है, और दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस जो पानी वाला डायलिसिस है। डायलिसिस क्या होता है? हमारे किडनी का मेन फंक्शन है ब्लड को फिल्टर करना। जैसे एक आरओ सिस्टम होता है, आपके पानी को, पीने वाले पानी को साफ़ करता है, उसी तरह किडनी आपके ब्लड को साफ़ करती है। आप जो दिन भर चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे ब्लड में इम्प्योरिटीज़ या कचरा जमा हो जाता है। आपकी किडनी का काम है कि उस ब्लड को फिल्टर करे। जो फिल्टर्ड ब्लड है वो बॉडी में सर्कुलेट होता है, और जो गंदगी है वो यूरिन के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकल जाती है। इसके अलावा किडनी के बहुत सारे काम हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना, ब्लड को बनाने का ऑर्डर देना, और विटामिन डी का रेगुलेशन है, और काफ़ी सारे काम हैं। पर जो मेन किडनी का काम है वो है ब्लड को फिल्टर करना। तो हमें कोई ऐसी टेक्निक चाहिए जो कि ब्लड को फिल्टर कर सके, जिससे हमारे शरीर में पैदा हुआ कचरा जो है वो उससे बाहर निकले और हमारी बॉडी नॉर्मल तरीके से काम कर सके। डायलिसिस क्या होता है? ब्लड को आपके शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसे एक मशीन में घुमाया जाता है जहाँ से ब्लड फिल्टर होता है, फिल्टर किया हुआ ब्लड आपके शरीर में वापस डाला जाता है। पर ये एक इंटरमिटेंट प्रोसेस है। एक आपकी नेचुरल किडनी है जो कि आपके शरीर में 24 आवर जैसे जैसे कचरा इकट्ठा हो रहा है वैसे वैसे उसको क्लीन कर रही है, और एक डायलिसिस का प्रोसेस है जब आप 2 दिन में 3 दिन में एक बार जाते हैं, अपने ब्लड की सफाई करवा के आते हैं। तो एक बहुत कॉमन सी लॉजिकल चीज़ है, जो चीज़ 24 आवर्स 24/7 काम कर रही है और एक चीज़ 3 दिन में एक बार आपके घर की सफाई हो रही है, तो क्या बेटर ऑप्शन है? इसके अलावा डायलिसिस के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको मेडिसिन्स बहुत सारी लेनी पड़ती हैं, आपके खाने पीने का परहेज़ बहुत ज़्यादा होता है, आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है, क्योंकि डायलिसिस का एक सेशन यूजुअली 4 घंटे का होता है। अगर आप उसमें हॉस्पिटल आने जाने का टाइम लगाएं, हफ्ते में टिपिकली एक पेशेंट को 2 बार डायलिसिस करवाना पड़ता है। एक पेशेंट के साथ में 1 या 2 रिलेटिव भी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो कितना ज़्यादा आप यूज़फुल टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर के हिसाब से अगर हम देखें तो भी डायलिसिस कोई सस्ता उपाय नहीं है। ट्रांसप्लांट शुरू में महंगा पड़ता है कि आपको एक साथ ऑपरेशन करवाना है, आपको खर्चा देना पड़ता है, लेकिन अगर 1 या 2 साल बाद की बात करें तो ट्रांसप्लांट ओवर इकोनॉमिकली आपके लिए चीपर ऑप्शन है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद दवाइयों का खर्चा धीरे धीरे कम होता जाता है, जबकि डायलिसिस में धीरे धीरे डायलिसिस की रिक्वायरमेंट भी बढ़ सकती है, दवाइयाँ भी आपको ज़्यादा लेनी पड़ती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र करती है, बहुत सारे फूड के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, और आपका एक मेजॉरिटी एक्टिव टाइम जो है वो हॉस्पिटल में निकल जाता है। दूसरा प्रॉब्लम डायलिसिस के साथ है
कि डायलिसिस के लिए हमें एक वेस्कुलर एक्सेस चाहिए होता है, मतलब कि ऐसी हमें वेन चाहिए जिसमें से ब्लड स्पीड से निकले, तेज फ्लो से निकले और हम तेज फ्लो से ही उसको अंदर डाल सकें। इसके लिए हम लोग हाथ में एक एवी फिस्टुला बनाते हैं जिससे कि हाथ की वेन्स मोटी हो जाती हैं और डायलिसिस आराम से हो सकता है। लेकिन एवी फिस्टुलास फेल होते रहते हैं। कभी किसी पेशेंट का बीपी किसी वजह से डाउन हो गया तो फेल हो जाएगा, किसी पेशेंट को फीवर आ गया तो डाउन हो जाएगा, कभी पानी की कमी शरीर में हो गई तो फिस्टुला फेल हो जाता है। एक फिस्टुला फेल हो जाता है तो हमें दूसरा फिस्टुला बनाना पड़ता है। एक फिस्टुला को तैयार होने में करीब 1 महीना लगता है, उस बीच में नेक में लाइन डालनी पड़ती है। तो ओवरऑल मिलाकर के डायलिसिस आपके लिए, पेशेंट के लिए बड़ा ही पेनफुल प्रोसेस है। जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है वो इसको एक स्टेपनी की तरह देख सकते हैं कि जिस तरह एक कार है, चल रही है, एक टायर पंक्चर हो गया तो जब तक आप उस मेन टायर को रिपेयर नहीं करवाते हैं तब तक आप स्टेपनी के भरोसे अपनी गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन स्टेपनी के भरोसे गाड़ी ज़िंदगी भर नहीं चल सकती। दूसरी तरफ हम ट्रांसप्लांट को कंपेयर करते हैं। ट्रांसप्लांट क्या प्रोसेस है? ट्रांसप्लांट होता है कि एक हेल्दी डोनर है, आपका रिलेटिव है, लीगली परमिटेड जो है गवर्नमेंट की तरफ से जिनकी परमिशन मिल जाती है, उनसे हम किडनी निकालते हैं। एक किडनी निकालते हैं और आपके शरीर में लगाई जाती है। वो किडनी बिल्कुल आपकी नेचुरल किडनी की तरह ही काम करती है, बिल्कुल वही 24/7 उसका ब्लड बनाने का काम भी करेगी, आपकी बोन को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है, आपके विटामिन डी, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को भी हेल्प करती है, और जो मेन काम है ब्लड को फिल्टर करने का वो तो करती ही है। वो 24 आवर आपका काम करती है। तो आपकी हॉस्पिटल की विजिट्स कम हो जाती हैं, आपका खाने पीने का रेस्ट्रिक्शन हट जाता है, ठीक, आपकी दवाइयाँ जो हैं वो कम हो जाती हैं और आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों बढ़ जाती है। अगर हम इसको इस तरह से देखें कि 2 क्लोन्स हैं, दोनों की किडनी फेल हो गई है और एक क्लोन को, एक पेशेंट को हमने डायलिसिस पे रखा और दूसरे पेशेंट को हमने ट्रांसप्लांट किया, तो ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट ज़्यादा लंबे टाइम जिएगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से जिएगा और ज़्यादा सस्ते में जिएगा। तीनों ही पॉइंट्स जो हैं वो ट्रांसप्लांट के फेवर में जाते हैं। तो ट्रांसप्लांट जो है, हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि जितने किडनी फेलियर पेशेंट हैं उनका ट्रीटमेंट का एम है कि एवरीबॉडी शुड बी ट्रांसप्लांटेड, हर किसी का ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। कुछ कारणों से नहीं हो पाता है, वो एक अलग इशू है, लेकिन हमारा ट्रीटमेंट का एम ये है कि हर किडनी पेशेंट का ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए, क्योंकि यही उसके लिए बेस्ट मोडेलिटी है। बात ये आती है कि एज, बच्चों का भी ट्रांसप्लांट हो सकता है। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, किसी भी छोटे बच्चे का ट्रांसप्लांट बड़े आराम से हो सकता है। अगर किसी का एक ट्रांसप्लांट हो गया है, 10, 15, 20 साल, 25 साल, जितना भी किडनी चलती है, उसके बाद वो किडनी ख़राब हो जाती है ट्रांसप्लांट की भी, तो दूसरा ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। हमारे पास ऐसे ऑप्शंस हैं जहां हमने 3-3 ट्रांसप्लांट किए हैं। किसी वजह से पहला ट्रांसप्लांट कुछ साल चला, दूसरा ट्रांसप्लांट कुछ साल चला। पेशेंट ने ये लाइफ देखी हुई है कि डायलिसिस पे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे रहती है, ट्रांसप्लांट पे कैसी रहती है, इसीलिए वो 2nd, 3rd ट्रांसप्लांट करवाने को तैयार होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो डिफरेंस देखा हुआ है कि डायलिसिस पे हमारी क्या स्थिति थी और ट्रांसप्लांट के बाद हमारी क्या स्थिति है। इसीलिए वो 2nd ट्रांसप्लांट फेल होने के बाद भी 3rd ट्रांसप्लांट भी करवाने के लिए आते हैं। जिसने ये चीज़ फील की है, ऑब्जर्व की है, जिसने अपने ऊपर, जिसके ऊपर गुजरी है, वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। डोनर 2 तरह से होते हैं, एक होता है लाइव डोनर, जिंदा आदमी की किडनी निकालना, और एक होता है ब्रेन डेड डोनर। किसी कारणवश एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि उस पेशेंट का एक्सीडेंट की वजह से या कोई पैरालिसिस की वजह से उसका ब्रेन डेथ हो गया, लेकिन हार्ट अभी काम कर रहा है, जिसको आम भाषा में कैडेवरिक डोनर बोलते हैं। उससे भी किडनी ली जा सकती है और बाकी अंग भी लिए जा सकते हैं। लाइव ट्रांसप्लांट जो है उसके लिए डोनर, गवर्नमेंट कुछ परमिशन देती है, कुछ रिलेशंस का। आपके फर्स्ट रिलेशंस हैं, पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, हस्बैंड वाइफ, स्पाउस हैं, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड चिल्ड्रन, अगर उनकी एज परमिट करती। इन रिलेशंस को गवर्नमेंट कहती है कि ये ब्लड रिलेशंस हैं और आप इनसे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ में इनकी किडनी आप ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर वो विलिंग हैं तो। लेकिन अगर इनमें से फैमिलीज, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, एक भाई बहन होते हैं, किसी है जिसके बच्चे छोटे हैं, माँ बाप बड़े हैं, भाई बहन है नहीं, या कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि नहीं दे सकता, उस केस में गवर्नमेंट एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स को भी कंसिडर करती है कि आपके कज़न्स हो गए, आपके चाचा हो गए, आपके मामा हो गए, आपके मौसी हो गई, आपके मौसा जी हो गए, तो इनसे स्पेशल कंडीशन में भी गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाती है। लीगली जब तक हमें परमिशन नहीं मिलती है तब तक हम ट्रांसप्लांट नहीं करते। एक फाइल,
एक एक पेशेंट की, हर पेयर की एक लीगल फाइल बनती है, जिसको कि हम गवर्नमेंट से अप्रूव करवाते हैं, उसके बाद ही हम उसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। डोनर की एज, मान लीजिए आपके घर में 3 डोनर हैं, तो आप मुझसे पूछेंगे डॉक्टर साहब किसकी किडनी ली जाए। हम कहते हैं 18 साल से 60 साल का कोई भी हेल्दी आदमी किडनी दे सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। जिसकी जितनी ज़्यादा अच्छी मैचिंग है, हेल्दी किडनी है, उतनी ही दोनों लोगों के लिए अच्छा है। कुछ कंडीशंस होती हैं, डायबिटीज़ वाले पेशेंट, अगर किसी को डायबिटीज़ है वो नहीं दे सकता, अगर किसी को कैंसर है वो नहीं दे सकता, अगर किसी को कोई इन्फेक्शन चल रहा है वो नहीं दे सकता। हाँ, इन्फेक्शन ठीक होने के बाद वो किडनी दे सकते हैं। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस हैं जो हम डोनर का पूरा चेकअप करके रूल आउट करते हैं। डोनर के चेकअप में हमारे 2 एम होते हैं। पहला ये कि डोनर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर हम उसकी एक किडनी निकाल लेते हैं तो ये नहीं हो कि वो भी एक किडनी का पेशेंट बन जाए। हम इस चीज़ को अच्छे से, बहुत सारे टेस्ट से हम ये लोग सुनिश्चित करते हैं कि उसको फ्यूचर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दूसरा हमारा एम होता है कि ये जो किडनी निकलेगी ये पेशेंट के लिए भी अच्छा काम करे। ऐसा नहीं है कि 5 दिन 10 दिन चली या बिल्कुल भी नहीं चली। हम चाहते हैं कि वो किडनी लॉन्ग लाइफ चले, पेशेंट को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो करके हम ये देखते हैं कि ये किडनी अच्छे से निकलेगी और अच्छे से काम करेगी। उसके बाद में उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। लोगों में एक मिथ है कि डोनर, अगर हमने एक किडनी दे दी तो हम किसी तरह का कोई काम नहीं कर सकते और हमें भारी काम नहीं अलाउड है, हमारे लिए बड़े रेस्ट्रिक्शन हो जाएंगे। ये डेफिनेटली एक मिथ है। कुछ बॉलीवुड की फिल्म्स हैं या कुछ लोगों में भ्रांतियाँ ऐसी फैली हुई हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। डोनर किसी भी ऑपरेशन के बाद किसी भी पेशेंट को रिकवर करने के लिए कुछ टाइम लगता है। 10-15 दिन की कुछ दवाइयाँ होती हैं, थोड़ा कुछ परहेज़ होता है, लेकिन 1-1.5 महीने बाद डोनर में और एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में जिसकी दोनों किडनी काम कर रही है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप जितना चाहें वज़न उठा सकते हैं, जितना भारी चाहें उतना काम कर सकते हैं। आप अपनी सोशल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो काम चाहें सब कर सकते हैं। डोनर के लिए किसी तरह की लंबी दवाइयाँ नहीं चलती हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। और आजकल तो डोनर का ऑपरेशन हम लोग लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से करते हैं। लेप्रोस्कोपिक टेक्निक का मतलब होता है की होल टेक्निक, जो है जिसमें कि पेट के अंदर छोटे छेद बना करके, होल बना करके, और उसके अंदर कैमरा डाला जाता है और उसके द्वारा किडनी निकाली जाती है। उसका फ़ायदा ये है कि डोनर को ऑलमोस्ट पेनलेस सर्जरी होती है। एनेस्थीसिया से जब वो बाहर आता है तो उसे पेन का अनुभव नहीं होता है। 3 से 4 दिन में हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है। छोटा चीरा आता है, टाँकों का पकने का डर कम होता है। हफ्ते भर के अंदर डोनर अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकता है। जब वो डिस्चार्ज होता है उसे किसी के हेल्प की या किसी तरह के रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लेप्रोस्कोपिक डोनर टेक्निक स्टार्ट होने के बाद से जो डोनर की किडनी निकालने का तरीका है उसमें एकदम रेवोल्यूशन आ गया है। पहले हम देखते थे कि 7-7, 8-8 दिन, जब हम 15 साल पहले ट्रांसप्लांट 10 साल पहले किया करते थे, 7-7, 8-8 दिन हमको डोनर को एडमिट रखना पड़ता था, बहुत पेनफुल होता था। शायद कुछ मूवीज़ में आपने देखा हो, पेशेंट्स को साइड में लंबे लंबे निशान हैं। अब इंडिया में मैक्सिमम डोनर जो हैं फीमेल्स हैं, मदर्स, सिस्टर्स एंड वाइफ्स। अब उनके पेट पे अगर इतना लंबा निशान आता है तो उनके लिए कॉस्मेटिकली भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया का ट्रेडिशनल जो पहनावा है वो है साड़ी ब्लाउज़। साड़ी ब्लाउज़ में अगर आपको इतना बड़ा निशान दिखेगा तो उनकी फीमेल, उनको बड़ा मतलब कष्ट होता है, ख़राब लगता है। तो लेप्रोस्कोपिक डोनर नेफ्रेक्टमी का ये है कि पेट पे निशान नहीं आते हैं। जो निशान छोटे आते हैं वो कपड़ों में छुप जाते हैं, दर्द कम होता है, जल्दी डिस्चार्ज होते हैं, जल्दी काम पे लौटते हैं। तो इन सब की वजह से अब लाइव लोग आगे लगे कि नहीं, मेरे घर वाले की, मेरे हस्बैंड की, मेरे वाइफ की या मेरे रिश्तेदार की जिसकी भी किडनी ख़राब है, मैं उसको ठीक करने के लिए अपनी किडनी देना चाहता हूँ। तो लोगों में धीरे धीरे वो डर ख़त्म होता जा रहा है, वो मिथ्स ख़त्म हो रहे हैं। तो अब डोनर जो है वो हमारे पास ज़्यादा आसानी से कन्विंस हो जाते हैं अपने पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए। ब्रेन डेड डोनर का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे शरीर का सारा कंट्रोल जो है वो ब्रेन से होता है। अब ब्रेन का कुछ पार्ट है जिसमें अगर इरिवर्सिबल डैमेज, परमानेंट डैमेज हो जाता है तो हमारा हार्ट और हमारे लंग्स या हमारे बाकी ऑर्गन कुछ टाइम तक काम कर रहे हैं, जब तक हमारा हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को और ब्लड हमारे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है और वो ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, तब तक हमारे वो ऑर्गन्स काम करते रहेंगे। और वो एक पीरियड है जिसमें अगर हम उन ऑर्गन्स को निकालें, किडनीज को, हार्ट को, लिवर को, पेनक्रियास को, तो वो किसी दूसरे आदमी की जान बचाने में काम आ सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे पास ये कंफर्मेशन होना चाहिए कि इस पेशेंट का ब्रेन जो है वो परमानेंटली डेड हो चुका है।
उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं। उन टेस्ट को हम रिपीट करते हैं, फर्स्ट टाइम किया जाता है, फिर उन्हीं को 6 घंटे बाद दोबारा किया जाता है, ज़रूरत पड़ने पे फिर से वापस 12 घंटे बाद किया जाता है। अगर कहीं हमें 0.1% भी डाउट होता है कि नहीं ये पेशेंट अभी ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है या इसका ब्रेन परमानेंटली डैमेज नहीं है, तो उसके ऑर्गन्स नहीं निकाले जाते। जिसका ब्रेन परमानेंटली डैमेज है लेकिन हार्ट काम कर रहा है, उसके ऑर्गन्स निकाले जा सकते हैं। 2 किडनीज निकल सकती हैं, 1 हार्ट निकल सकता है, 2 लंग्स निकल सकते हैं, पेनक्रियाज निकल सकता है, लिवर निकल सकता है, कॉर्निया निकल सकता है और कई सारे टिश्यूज़ हैं। करीब करीब 8 से 9 लोगों की ज़िंदगी उन ऑर्गन से बचाई जा सकती है। ब्रेन डेड पेशेंट्स के लिए लोगों में, समाज में, सोसाइटी में बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं कि हम अपनी किडनी या हम अपने ऑर्गन, अपने डियर वन के ऑर्गन्स नहीं देना चाहते हैं क्योंकि शायद बॉडी को म्यूटिलेट किया जाएगा निकालने के लिए, क्योंकि शायद अगले जन्म में ये किडनी उनको नहीं मिलेगी। या कुछ लोगों को ये रहता है कि नहीं, डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स हैं वो हमारे पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं किडनी निकालने के लिए, हार्ट निकालने के लिए, या हमारे मरीज़ को और अभी ट्रीटमेंट हम मिल सकता है, कुछ भी है। तो ये सब भ्रांतियाँ हैं। कहीं भी जब तक इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है, इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कोई भी हॉस्पिटल या डॉक्टर उनको वायलेट नहीं करता है। गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस बिल्कुल सेट हैं, उन गाइडलाइंस के अंदर रहते हुए हमें काम करना होता है। कौन से टेस्ट करवाने हैं, उनका क्या रिजल्ट आए, उस पर क्या एक्शन लेना है। स्लाइटेस्ट ऑफ द डाउट होता है, हम ऑर्गन्स को हाथ नहीं लगाते। जो ऑर्गन निकालने की बात है वो बिल्कुल सर्जिकली तरीके से किया जाता है। जैसे ऑपरेशन लाइव आदमी का किया जाता है, उसी तरह ब्रेन डेड डोनर का किया जाता है। बिल्कुल उसी प्रिसीजन से, सर्जिकल प्रिसीजन से किया जाता है ऑपरेशन। ऑर्गन्स को निकाला जाता है, बॉडी को पूरा रेस्पेक्ट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह काट पीट के ऑर्गन निकाल लिया, ऑपरेशन करके ही ऑर्गन्स निकाले जाते हैं। बॉडी को वापस उसी फॉर्म में वापस लिया जाता है। और जो लास्ट राइट्स करने होते हैं, जो भी अंतिम क्रियाक्रम जिस भी धर्म का है, वो सब उसी तरीके से किए जाते हैं। फैमिली को पूरा सम्मान दिया जाता है। और हमने देखा है कि जो फैमिली जिस तरह से अपने नियर एंड डियर वंस के ऑर्गन डोनेट करते हैं, उनको एक अलग ही सम्मान, अलग ही खुशी मिलती है। उनका एक जो पेशेंट है उसकी फैमिली से एक अलग रिश्ता बनता है। लेकिन ये कुछ समाज में कुछ बुराइयां कह सकते हैं, कुछ भ्रांतियां कह सकते हैं, जो मीडिया का, न्यूज़पेपर्स का, डॉक्टर्स का, NGOs का, पॉलिटिकल लीडर्स का, रिलीजियस लीडर्स का, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन मिथ्स को दूर करें। और इसके लिए हम नए नए अवेयरनेस प्रोग्राम बनाएं। इंडिया की रोड सेफ नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हम नहीं चाहते कि किसी का एक्सीडेंट हो, उसके घर में किसी की डेथ हो और उनके ऑर्गन्स निकाले जाएं। लेकिन ये एक हकीकत है कि कुछ भी करते हुए वर्ल्ड की सेफेस्ट जो रोड्स हैं, वहाँ पे भी एक्सीडेंट्स होते हैं, वहाँ पे भी पेशेंट ब्रेन डेड होते हैं, लेकिन उनके ऑर्गन्स को वेस्ट नहीं किया जाता। उन ऑर्गन से जो और लोग हैं उनकी जान बचाई जाती है। उन ऑर्गन्स को अगर हम यहाँ रखते हैं तो हम इसको लाइफ आफ्टर डेथ कहते हैं, कि आपकी डेथ के बाद भी आपके ऑर्गन्स दूसरे के शरीर में हैं, आपकी आंखें दूसरे के शरीर से संसार को देख रही हैं, आपका दिल दूसरे के दिल में धड़क रहा है, आपका किडनी दूसरे के लिए काम कर रहा है। उन ऑर्गन्स की ज़रूरत अर्थ पे है। आप उनको स्वर्ग में या भगवान या ईश्वर के पास ले जा करके उसको उनकी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों को सभी से अपील होती है कि इस तरह का कुछ भी होता है तो आप दूसरे मरीजों की, दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं। आप उनको ऑर्गन दीजिए और आने वाले टाइम में यही एक सॉल्यूशन है जिससे हम ऑर्गन शॉर्टेज को कम कर सकते हैं। 2 और तरीके हैं जिससे हम नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट बढ़ा सकते हैं। एक है स्वैप ट्रांसप्लांट। स्वैप ट्रांसप्लांट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 2 पेयर्स हैं, वो पेयर आपस में उनके घर वाले एक दूसरे को किडनी नहीं दे सकते। जैसे सपोज एक हस्बैंड वाइफ है और दूसरा हस्बैंड वाइफ है, हम इनको बात करते हैं A और B और C और D। तो A और B जो पेयर है वो आपस में नहीं दे सकते किडनी किसी कारण से। ऐसे ही C और D वो आपस में नहीं दे सकते किसी भी कारण से। ज़्यादातर ये ब्लड ग्रुप मिसमैच का होता है, लेकिन और भी कई कारण होते हैं जिसमें नहीं दे पाते हैं। कुछ इम्यूनोलॉजिकल रीजंस होते हैं या व्हाटएवर। लेकिन अगर हम इसको क्रॉस कर देते हैं, A का डोनर C के डोनर को पेशेंट को दे और C का डोनर A के डोनर को दे, क्रॉस ट्रांसप्लांट, इसे स्वैप या क्रॉस ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो इससे दोनों फैमिलीज़ को हेल्प मिलती है कि जिनके पास, इनके पास भी एक सूटेबल डोनर नहीं था, इनके पास भी सूटेबल डोनर नहीं था, लेकिन दोनों के पास क्रॉस डोनर्स थे। तो इस तरह से करने से
2 पेशेंट्स की ज़िंदगी बच गई और 2 ट्रांसप्लांट हम और कर पाए। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। हमने भी यहाँ पे फोर्टिस हॉस्पिटल में एक केस किया है जहाँ एक मदर और सन का पेयर था, एक हस्बैंड और वाइफ का पेयर था। एक पेयर राजस्थान का था, एक हरियाणा का था। दोनों ही पेयर्स परेशान हैं क्योंकि ब्लड ग्रुप मिसमैच की वजह से ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा था, पेशेंट्स की हालत ख़राब होती जा रही थी। दोनों हमारे संपर्क में आए, हमने उनको मिलवाया, सारा लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी हमें 2 जगह से करनी पड़ी क्योंकि एक पेयर हरियाणा का था तो हरियाणा गवर्नमेंट से हमको पूरा अप्रूवल लेना पड़ा, एक पेयर राजस्थान का था तो राजस्थान गवर्नमेंट से भी अप्रूवल लेना पड़ा। उसके बाद उनको ट्रांसप्लांट किया गया। दोनों ही ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहे। माँ की किडनी दूसरे पेशेंट को लगी, वाइफ की किडनी इस पेशेंट को लगी। आज दोनों फैमिलीज़ आपस में बॉन्डेड हैं, उनका काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। दोनों फैमिलीज़, दोनों डोनर स्वस्थ हैं, दोनों रिसिपिएंट्स हमारे स्वस्थ हैं। तो ये एक तरीका है। अभी थोड़े दिन पहले अहमदाबाद में ऐसा हुआ था जिसमें करीब 10 पेशेंट्स की सीरीज़ बनी थी कि ए की किडनी बी को मिली, बी का डोनर ने सी को दिया, सी के डोनर ने डी को दिया। बिल्कुल क्रॉस होते होते लास्ट वाला जो था उसने फिर से फर्स्ट को दिया। तो इस तरह की काफ़ी सीरीज़ हैं। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स इस तरह का बहुत एफर्ट करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेशेंट्स को फ़ायदा हो, किसी भी तरह से ट्रांसप्लांट उन लोगों को हो जाए। जितना हम उनको नॉर्मलाइज कर सकें, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ कर सकें, वो हम कोशिश करते हैं। चौथा एक तरीका होता है एबीओ इनकॉम्पैटिबल ट्रांसप्लांट। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि ब्लड ग्रुप मिसमैच अगर है तो हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। शायद ये चीज़ सच थी कुछ साल पहले, लेकिन अभी साइंस ने, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, बहुत एडवांसमेंट आ गए हैं। हमारे पास बेटर ड्रग्स अवेलेबल हैं, हमारे पास बेटर टेस्ट अवेलेबल हैं, हम ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो अगर ब्लड ग्रुप मिसमैच है तो उसमें कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में ऐसा है कि ब्लड ग्रुप मैच नहीं करते हुए भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसको एबीओ इनकॉम्पैटिबल ट्रांसप्लांट बोला जाता है। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, उसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा आता है, दवाइयों का खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है, ट्रांसप्लांट करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। जिसके पास डोनर कोई नहीं है, सेम ग्रुप का नहीं मिल रहा है, परेशान है, वो एबीओ इनकॉम्पैटिबल ट्रांसप्लांट्स भी करवा सकते हैं। और रिजल्ट्स की जहाँ तक बात आती है तो एबीओ इनकॉम्पैटिबल ट्रांसप्लांट लॉन्ग रन में मोर और लेस कॉम्पैटिबल ट्रांसप्लांट, जो मैच वाला ट्रांसप्लांट है, ऑलमोस्ट उसके बराबर है। 2-4-5% का फ़र्क पड़ सकता है। अब ये बात आती है कि साहब हमने ट्रांसप्लांट करवा लिया, अब हमारे कुछ पेशेंट्स हैं, उनको जब हमारे पास फॉलोअप में आते हैं तो वो ऐसे होते हैं कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। मुंह पे 4-4, 5-5 मास्क होते हैं, सब तरफ से कवर्ड होते हैं। तो वो आते हैं, डॉक्टर साहब हम दिखाने आए हैं। भाई हम उनसे पूछते हैं आप कौन? सर आपने ट्रांसप्लांट किया था। तब हम कहते हैं अच्छा ये तो कोई अलग ही पेशेंट है। क्योंकि लोगों को लगता है कि इन सब चीज़ों से इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। नहीं, इन्फेक्शन से अगर आपको लगना है तो कहीं भी लग जाएगा, लेकिन उसके कुछ तरीके हैं बचने का। बचना और फोबिया, डर होना एक अलग चीज़ है। इन्फेक्शन से बचने के लिए हम बोलते हैं आप कोई भी चीज़ रॉ नहीं खाएं। ठीक, रॉ का मतलब वो जैसे आपको सैलड खाना है तो जिस चीज़ को आप पील कर सकते हैं, जिसको छील सकते हैं, उसको आप रॉ खाइए। आपको खीरा खाना है, आप छील के धो के अच्छे से खाएं। आपको अगर ककड़ी खानी है, ककड़ी खानी है तो उसे भी छील के खा सकते हैं। आपको ऑरेंज खाना है, छील के खा सकते हैं। आपको अगर बनाना खाना है तो आप केले को छील के खा सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ को आप छील नहीं सकते हैं उसको या तो आप प्रॉपर तरीके से वॉश करके खाएं या उसको नहीं खाएं। इसके अलावा खाने से जो इन्फेक्शन होता है वो मेनली पानी से होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मिनरल वाटर ही यूज़ करना है या बॉटल्ड वाटर ही यूज़ करना है। आप घर में अपना किसी भी तरह का फ़िल्टर लगा रखा है, आप वो पानी यूज़ करें। अपनी बॉटल हमेशा साथ चलें। बाहर का नल का पानी है वो आपको नहीं पीना है। आजकल पानी का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सभी जगह आरओ वाटर मिलता है, पर आप अपनी बॉटल कैरी करें। आपके पास आरओ नहीं है, आप सिंपल पानी को बॉईल करके पी लें। क्योंकि आरओ ज़रूरी नहीं है, पानी में बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, बायोलॉजिकल एजेंट्स नहीं होने चाहिए, वो आपको इन्फेक्शन करेंगे। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप मास्क लगा के जाएं। हम लोग देखते हैं कि पेशेंट हमारे पास आता है, पूरी फैमिली ने मास्क लगा रखा है। भाई पूरी फैमिली को इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है, रिस्क पेशेंट को रहता है। तो सिर्फ पेशेंट को मास्क लगाने की ज़रूरत है। और अगर पूरी फैमिली हेल्दी है तो वो मास्क लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। पेशेंट्स ट्रांसप्लांट के बाद हमसे पूछते हैं सर मैं और मेरी वाइफ एक रूम में रह सकते हैं। भाई हमने आपका ट्रांसप्लांट किया है आपको नॉर्मलाइज करने के लिए, आपको जेल में डालने के लिए थोड़ी किया है कि आप आइसोलेट हो जाएं, जेल में रह जाएं, आपको खिड़की में से खाना दिया जाए, आपको खिड़की में से पानी दिया जाए, आपने बाहर निकलना बंद कर दिया। इस चीज़ के लिए ट्रांसप्लांट नहीं किया हमने ट्रांसप्लांट किया जिससे आप नॉर्मल अपनी लाइफ में वापस आ सके जैसे आप पहले थे। थोड़ी सी प्रिकॉशंस हैं,
भीड़ भरे एरिया में जाना है तो मास्क लगा लें, किसी बीमार आदमी के पास नहीं जाएं, जहाँ तक हो सके अवॉइड करें, किसी बीमार आदमी से मिले नहीं। हॉस्पिटल में आप चेकअप के लिए जाते हैं तो मास्क लगा के जाएं, तुरंत अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके जाएं, जितना जल्दी से जल्दी वो काम करवा के आप घर वापस जाएं। इसके अलावा आपको कोई प्रिकॉशन नहीं रखनी है। आप आराम से पार्क में घूमने जाएं, सुबह शाम जाएं, आपको मूवी जाना है आप मूवी जाएं, आप कुछ काम करते हैं अपने ऑफिस में काम कीजिए। ये एक नॉर्मल सी प्रिकॉशंस हैं, पर लोगों में इतना है कि अगर ट्रांसप्लांट करवा लिया तो इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखना है, घरों में इतनी इस तरह की सफाई रखनी है, या घर बिल्कुल अलग ले लेना है, या फर्स्ट फ्लोर पे नहीं लेना, छत पे नहीं जाना। ये सब भ्रांतियाँ हैं। ट्रांसप्लांट इसलिए किया जाता है कि आदमी बिल्कुल नॉर्मलाइज हो सके। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ट्रांसप्लांट करवाने के बाद प्रोफेशनल एथलीट्स हैं। अगर आप देखें तो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स होते हैं जिसमें पूरे वर्ल्ड से ट्रांसप्लांट के लिए हुए पेशेंट्स जो हैं वो कॉम्पीट करते हैं, प्रोफेशनल गेम्स खेलते हैं, बिल्कुल जो फुटबॉल तक खेलते हैं, और रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, मैराथन दौड़ते हैं। तो ये सब के लिए उनको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें ट्रांसप्लांट अगर किडनी काम कर रही है तो इट इज़ एज गुड एज अ नॉर्मल किडनी। तो उन लोगों को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हमको उन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, उन लोगों से हम लोगों को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि ट्रांसप्लांट के बाद हमारी लाइफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं। हमारे यहाँ ये चेंजेस हो रहे हैं कि पहले हम बीमार थे, अब हम बीमार नहीं हैं, बस यही चेंज हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रांसप्लांट जो है वो बहुत अच्छा एक ऑपरेशन है पेशेंट को नॉर्मलाइज करने के लिए। एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि साहब मेरे सिस्टर है, वो मेरे को किडनी देना चाहती है, पर अभी उसको एक ही बच्चा है, या अभी मैरिज हुई है, बच्चा नहीं हुआ, तो किडनी देने के बाद बच्चा कैसे होगा। ये बिल्कुल मिथ है। किसी लेडी को किडनी डोनेट करने के बाद किसी तरह की बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम नहीं होती। डिलीवरी में अगर उसको नॉर्मल डिलीवरी होनी है तो नॉर्मल होगी, अगर सिजेरियन होना है तो सिजेरियन होगा। क्योंकि उसने किडनी दी हुई है इसलिए ये भी डिसीजन नहीं ले सकते हम कि इसका ऑपरेशन करके डिलीवरी करवानी है या नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। भगवान का एक मैं आपको इंसिडेंट सुनाता हूँ। हमारे एक पेशेंट है, उनकी सिस्टर ने उनको किडनी दी और उनको कोई बेबी नहीं था, काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया उन्होंने, पर नहीं था। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, भगवान ने शायद हमारी किस्मत में बच्चा नहीं लिखा। तो उसके बाद उनके ब्रदर की किडनी फेल हो गई और कोई डोनर नहीं था, उन्होंने उसे किडनी दी, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया। मैंने ही किया, ट्रांसप्लांट अच्छा हो गया, डोनर डिस्चार्ज हो गए। 6-8 महीने बाद वो पेशेंट हमारे पास मिठाई लेके आता है, सर मेरी सिस्टर जो है प्रेग्नेंट है। उसके थोड़े दिनों बाद वो अपने भांजे को साथ में लेके आता है, सर ये देखिए मेरी सिस्टर ने मेरी मदद की, भगवान ने उनकी मदद की। जो इतने ट्रीटमेंट से बच्चा नहीं हो रहा था वो भगवान ने नेचुरली कंसीव करवाया और नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो ऐसा नहीं है, ये मिथ्स हैं, ये स्टोरीज़ हैं जो हमें ये बताती हैं कि ट्रांसप्लांट से रिलेटेड समाज में डर ज़्यादा है, हेजिटेशन ज़्यादा हैं, पर एक्चुअली ये बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। फाइनली इस चीज़ में कोई कंक्लूज़न यही रहता है कि भगवान ने हमें 2 किडनी दी हैं, उसका एक रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी अगर एक किडनी फेल हो जाती है तो हमें दूसरी किडनी का सपोर्ट रहता है, और अगर हमारे पास दोनों किडनी हैं तो शायद हम किसी और आदमी का हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि आपके लिए एक किडनी सफिशेंट है, आपकी एक किडनी एक्स्ट्रा है, वो एक किडनी आप दूसरे को ट्रांसप्लांट करवा करके उसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। आपकी खुद की किडनी जो है वो मजबूत हो जाती है, वो ऑलमोस्ट 25% एक्स्ट्रा काम करने लगती है आपकी बॉडी के एक्स्ट्रा बर्डन को सहन करने के लिए। तो ये भगवान ने एक ह्यूमन बॉडी जो बनाई है वो इतनी यूनिक चीज़ बनाई है। उसको शायद हज़ारों लाखों साल पहले ये पता था कि किडनी फेल हो सकती है, तो एक किडनी दूसरे को दे करके एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर सकता है और बचा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रोसेस है ये, बहुत ही किडनी पेशेंट्स के लिए एकदम से जीवनदायिनी शल्य क्रिया है। इसको करवाना चाहिए और यही एक सॉल्यूशन है आज के साइंस में, जिससे हम किडनी फेलियर को जितना नॉर्मल हो सके उतना कर सकते हैं।